चीन से भारत के रिश्तों को आज नया आयाम मिला। 6 हफ्तों में दोनों देशों के बीच ये चौथी हाई लेवल बैठक थी। ब्रिक्स सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। 40 मिनट की तय मुलाकात 80 मिनट तक चली। इस द्विपक्षीय वार्ता में मोदी ने हिंदी में बात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि चुनाव जीतने के बाद चीन का रवैया बेहद ही दोस्ताना रहा है। दोनों नेताओं ने बेहद खुलकर बात की। चुनाव जीतने के तुरंत बाद आपने अपने एनवॉय को स्पेशली भारत भेजा। ये अपने आप में मेरी नई चुनी हुई सरकार को चाइना की तरफ से कितना सम्मान दिया गया है, उसका कितना महत्व है आपके लिए, इस बात को मैं भली भांति समझ सकता हूँ। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सैयद अकबरुद्दीन ने कहा कि बात भी अच्छी हुई, मुलाकात भी अच्छी हुई। उन्होंने कहा कि 80 मिनट की मुलाकात में आतंकवाद, सीमा विवाद से लेकर आर्थिक रिश्ते और मानसरोवर यात्रा तक की चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने चीन के राष्ट्रपति को सितंबर में भारत आने का न्योता दिया, जो उन्होंने स्वीकार कर लिया। What this meeting could be, perhaps I could do so in a Hindi sentence, कि बात भी अच्छी हुई, मुलाकात भी अच्छी हुई, and that in sum and substance summarizes the 80-minute meeting. आज से ब्राजील के शहर फोर्टलेजा में ब्रिक्स सम्मेलन शुरू हो रहा है। ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान जिन मुद्दों पर चर्चा होगी उनमें आर्थिक सहयोग, पर्यावरण, रक्षा रिश्ते मजबूत करने के साथ ही भारत, ब्राजील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका के बीच तकनीकी साझेदारी कैसे मजबूत की जाए, इस पर भी बातचीत होगी। छठा ब्रिक्स सम्मेलन इसलिए भी खास है क्योंकि इस बार इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की तर्ज पर ब्रिक्स बैंक लॉन्च हो रहा है। पत्रकार वेद प्रताप वैदिक एक और विवाद में फंस गए हैं। देश के नंबर 1 दुश्मन हाफिज सईद से मुलाकात पर उठा विवाद ठंडा भी नहीं पड़ा था। अब सामने आ गया कश्मीर पर उनका विवादास्पद बयान। वैदिक ने पाकिस्तानी न्यूज चैनल डॉन न्यूज को दिए इंटरव्यू में कहा कि भारत और पाकिस्तान अगर चाहें तो कश्मीर की आजादी में हर्ज नहीं। कश्मीर पर दिए वैदिक के विवादास्पद बयान पर आज संसद में घिर सकती है सरकार। वैदिक को भी सफाई देनी पड़ेगी। आतंकी हाफिज सईद से वेद प्रताप वैदिक की मुलाकात पर आज संसद में फिर शोर मचेगा और विपक्ष सरकार को घेरेगा। कल राज्यसभा में कांग्रेस ने हंगामा किया था। आतंकी से मुलाकात पर सरकार से सफाई भी मांगी थी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि अगर कोई पत्रकार कहीं जाता है तो हम उसे कैसे रोक सकते हैं। किरण रिजिजू ने कहा कि वेद प्रताप वैदिक बीजेपी के सदस्य नहीं है और कांग्रेस बेवजह आधारहीन आरोप लगा रही है। आज मुंबई पर पड़ सकती है बारिश और हाईटाइड की दोहरी मार। बीएमसी ने चेतावनी जारी की है। मुंबई के समंदर में आज 5 मीटर तक ऊंची लहरें उठ सकती हैं। दोपहर 2:30 बजे हाईटाइड आने की संभावना है। बीएमसी की सलाह है कि लोग समंदर के किनारों से दूर रहें। राजधानी दिल्ली को आज भी गर्मी और उमस से नहीं मिलेगी निजात। मानसून की बारिश अब अगले हफ्ते आने की उम्मीद है। इसके बाद ही दिल्ली वालों को राहत मिलेगी। गुजरात में अनुमान से अब तक 91% कम बारिश हुई है। यूपी खासकर बुंदेलखंड में हालात और भी खराब हैं। यहाँ सूखे जैसे हालात हैं। माता वैष्णो देवी यात्रा के लिए पहली ट्रेन आज सुबह कटरा पहुंची। श्रद्धालुओं को लेकर ये ट्रेन कल शाम 5:30 बजे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से रवाना हुई थी। उधमपुर कटरा लाइन के उद्घाटन के बाद पहली ट्रेन कटरा पहुंची है। श्री शक्ति एक्सप्रेस एसी सुपरफास्ट ट्रेन है जिसमें 18 कोच हैं। जी, ये हमारे लिए बहुत बढ़िया तोहफा है। जो भी श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाना चाहता है उसके लिए बहुत ही अच्छा तोहफा सरकार ने दिया है, क्योंकि इस ट्रेन से एक तो समय हमें बहुत बचता है। शनिवार छुट्टी होती है, मतलब सैटरडे छुट्टी होती है, आदमी एक ही दिन में अप डाउन कर लेगा जी। इससे अच्छी क्या बात होगी, माता के दर्शन हो जाए टाइम से। नहीं, इससे पहले कई बार जा चुके हैं, लेकिन जम्मू तक जाते हैं परेशानी बहुत ज़्यादा होती थी। वहाँ से बस बदलो, फिर वहाँ चेकिंग होती थी, बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। अब ये बहुत अच्छी ट्रेन है। आज तक संवाददाता सिद्धार्थ ने श्री शक्ति एक्सप्रेस पर श्रद्धालुओं के साथ यात्रा की और ट्रेन का जायजा लिया।
आइए देखते हैं कि अंदर किस तरीके की ये ट्रेन दिखती है, किस तरीके का अंदर इसका लुक है। एक नए तरीके के डब्बे हैं और ये डब्बे इस तरीके के हैं कि ये नई टेक्नोलॉजी से बने हुए हैं। ये ट्रेन जो है काफ़ी सुविधाजनक है लोगों के लिए और लोगों में कहीं ना कहीं ज़बरदस्त उत्साह है। उनको लगता है कि माता वैष्णो देवी की यात्रा के लिए काफ़ी सहूलियत हो गई है। यहाँ सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं, चेकिंग चल रही है और ये देखा जा रहा है कोई भी संदिग्ध चीज़ यहाँ पर ना हो, तो उसके लिए भी यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्निफर डॉग्स हैं। कटरा से पहली ट्रेन रात 10:55 पर दिल्ली के लिए रवाना हुई। ये ट्रेन सुबह 11:45 बजे दिल्ली पहुंचेगी। आज तक संवाददाता अश्विनी कुमार ने इस ट्रेन पर कटरा से जम्मू तक की यात्रा की। ये जो ट्रेन है करीबन 8 स्टेशनों को क्रॉस करते हुए जो जम्मू क्रॉस करते हुए उसके बाद जो लुधियाना पठानकोट पहुंचते हुए जो है 12 घंटे के बाद नई दिल्ली पहुंचेगी। और यात्री को सबसे ज़्यादा सुविधा ये होगी कि वो रात को पूरी रात को ट्रैवल करेंगे और सुबह जो है नई दिल्ली पहुंच जाएंगे। और रोज़ाना ये ट्रेन चलेगी कटरा से नई दिल्ली के लिए और नई दिल्ली से जो है कटरा के लिए रवाना होगी। और सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है माता वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं का होगा। बाबा बर्फानी के भक्तों के लिए बुरी खबर है। पवित्र गुफा में शिवलिंग तेजी से पिघल रहा है। 15 दिन में शिवलिंग आधा हो गया है। बाबा बर्फानी 18 फीट से घटकर 9 फीट के हो गए हैं। अमरनाथ यात्रा में अभी 25 दिन बाकी हैं। शिवलिंग के घटते आकार से श्रद्धालुओं में काफी निराशा है। अब तक 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पवित्र गुफा पहुंचकर बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। श्रद्धालुओं की आवाजाही से तापमान में बढ़ोतरी हुई है। मोदी की गैर मौजूदगी में गृह मंत्री राजनाथ सिंह संभालेंगे जिम्मेदारी। पीएमओ ने कैबिनेट सचिव को इस बारे में नोट भेजा है। पीएमओ के नोट से साफ है कि मोदी सरकार में राजनाथ सिंह नंबर 2 की भूमिका में हैं। आज बीजेपी के संसदीय दल की बैठक में राजनाथ सिंह निभाएंगे अहम किरदार। नंबर 2 की हैसियत से संसद के सेंट्रल हॉल में राजनाथ सिंह बैठक को संबोधित करेंगे। जेडीयू में लालू को लेकर फिर से विरोध तेज हो गया है। जेडीयू विधायक राजीव रंजन का दावा है कि 64 विधायक लालू के साथ जाने के खिलाफ हैं। उन्होंने बीजेपी से गठबंधन तोड़ने के फैसले को भी गलत बताया और कहा कि विधायकों की राय नहीं ली गई थी। बीजेपी से तोड़ना डेफिनेटली एक तरफा डिसीजन है। उसमें सब एमएलए से पूछना चाहिए था, सब एमएलए से बात करना चाहिए था, सब लोगों से राय लेनी चाहिए थी, क्योंकि सब अच्छे और पढ़े लिखे लोग एमएलए एमएलसी हैं। इनसे राय लेने के बाद ही कोई डिसीजन लेना उचित रहता। विधायकों के बागी तेवर पर नीतीश कुमार का रुख भी सख्त दिखाई दिया। नीतीश ने कहा कि पार्टी अपना फैसला लेगी और कोई भी विधायक अपना रास्ता चुनने के लिए आजाद है। लेकिन हमारे पार्टी का कोई एक व्यक्ति को अगर बुरा लगता है तो अपनी बात कह रहा होगा, उसमें कोई खास बात नहीं है। अगर पार्टी में रहना होगा तो पार्टी का जो फैसला होगा उसके साथ जाएंगे, और अगर कहीं और जाने का मन होगा तो ये एक बहाना होगा। यूपी समेत 4 राज्यों के नए राज्यपालों के नाम का ऐलान हो गया है। राम नाईक उत्तर प्रदेश के राज्यपाल होंगे। यूपी के राज्यपाल का पदभार संभालने जा रहे राम नाईक ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था होगी उनकी पहली प्राथमिकता। केसरीनाथ त्रिपाठी पश्चिम बंगाल के गवर्नर होंगे। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी के साथ तालमेल बनाकर काम करेंगे। वहीं ओपी कोहली गुजरात के गवर्नर होंगे। 78 साल के कोहली कमला बेनीवाल की जगह लेंगे। बलराम दास टंडन को छत्तीसगढ़ का गवर्नर बनाया गया है, जबकि पद्मनाभ बालकृष्ण आचार्य नागालैंड के राज्यपाल होंगे। त्रिपुरा का चार्ज भी उन्हीं के पास होगा। अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने के मामले में सीबीआई कोर्ट ने 6 लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। इनमें बीजेपी सांसद साक्षी महाराज और ब्रजभूषण शरण सिंह भी शामिल हैं। ये सभी पेशी के दिन कोर्ट में हाजिर नहीं हुए थे। केंद्र सरकार ने रिलायंस इंडस्ट्रीज पर 3,481 करोड़ का जुर्माना ठोका है। ये जुर्माना KG D6 ब्लॉक से कम गैस उत्पादन करने के लिए लगाया गया है। रिलायंस लगातार 4 वित्तीय वर्षों से टारगेट पूरा करने में नाकाम रही है। वहीं आम आदमी पार्टी ने सरकार से रिलायंस का लाइसेंस रद्द करने की मांग की है। महंगाई के मोर्चे पर मामूली राहत की खबर है। जून के महीने में महंगाई दर में आधी फीसदी से ज्यादा की गिरावट आई है। जून में महंगाई दर 5.43% रही, जो पिछले 4 महीनों में सबसे कम है।
यूपी के हाथरस में एक महिला को गैंगरेप के बाद जिंदा जला दिया गया। अस्पताल में भर्ती पीड़ित महिला की हालत काफी नाजुक है। पीड़ित की मां का आरोप है कि मोहल्ले के ही 5 लोगों ने उसकी बेटी के साथ गैंगरेप किया। इस मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। बिहार के पूर्व मंत्री और आरजेडी नेता रामचराय साहनी के बेटे की पीट कर हत्या कर दी गई। पूर्व मंत्री का बेटा दल सिंह सराय के पास अपने दोस्त के साथ गाड़ी चोरी करते पकड़ा गया था। दिल्ली के ज्योति नगर इलाके में पुलिस कांस्टेबल की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोली मारने वाला बदमाश मौके से फरार हो गया। कांस्टेबल शिवराज एक बदमाश को पकड़ने गया था। हाथापाई के बाद बदमाश ने सीने में गोली मार दी। गोली लगने से कांस्टेबल की मौके पर ही मौत हो गई। दिल्ली पुलिस मुख्यालय के सामने एक महिला ने आत्मदाह की कोशिश की। महिला सागरपुर थाने में अपनी बहन के केस को लेकर पुलिसिया कार्रवाई से नाराज थी। 45 साल की महिला अपनी बेटी के साथ पुलिस हेडक्वार्टर के पास पहुंची और खुद को आग लगा ली। वहां मौजूद पुलिस कर्मियों ने आग को बुझाया और महिला को फौरन LNJP अस्पताल भेज दिया। महिला करीब 45% जल गई है। दक्षिणी दिल्ली के RK पुरम में नाबालिग लड़की से रेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस के मुताबिक आरोपी लड़की को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया था। कानपुर में एक लड़के की मौत पर हंगामा खड़ा हो गया। पुलिस ने शव के साथ थाने पर प्रदर्शन कर रहे स्थानीय लोगों पर लाठियां भांजी। पुलिस के रवैये से लोगों में काफी गुस्सा है। कानपुर के चकेरी इलाके में 14 साल के लड़के का शव पेड़ से लटका मिला था। वो 12 जुलाई से ही लापता था। घर वालों का आरोप है कि उनके बेटे की हत्या की गई है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में दर्दनाक हादसा हुआ। गुरुद्वारे की दीवार गिरने से 7 बच्चों की मौत हो गई, जबकि हादसे में 9 लोग घायल हो गए। कई झोपड़ियां गुरुद्वारे की दीवार से सटी थीं। हादसे में गंभीर रूप से घायल 2 बच्चों को इलाज के लिए इंदौर भेजा गया है। जर्मन एस्ट्रोनॉट ने अंतरिक्ष से जर्मनी और अर्जेंटीना का फाइनल मैच देखा। जर्मनी के वर्ल्ड चैंपियन बनने पर जर्मन एस्ट्रोनॉट ने अंतरिक्ष में ही खुशी मनाई। फ्रांस में आजादी का दिन धूमधाम से मनाया गया। जमकर आतिशबाजी की गई। एफिल टावर रोशनी से नहा गया। रूस के नोवोसिबिर्स्क बीच पर दिखा तूफान का कहर। बीच पर अचानक ही तूफान आ गया। कई लोग छुट्टियां मनाने बीच पर पहुंचे थे। मौसम की मार उन पर भी पड़ी। शियांग शहर में एक शराबी ड्राइवर ने वार्डन की जान ले ली। इस हादसे में एक पुलिस वाला भी गंभीर